गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू बना के रख रहे होंगे। आपको जैसे याद होगा कि इस बैच में हम लोगों ने क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये बैच स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें क्लास 12th मैथमेटिक्स जो कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है आपका, और चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस। ओके, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने 3.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया हुआ था, जिसमें पूरी तरीके से वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ चीजें बच गई थी। पिछले 2 दिन से मैं क्लास भी नहीं कर पाया, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज थे। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का जो इंट्रोडक्शन हम लोग स्टडी कर रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। तो जो पार्ट 1 में जो चीजें बची हुई थी उनको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आज हम लोगों ने जो चीज स्टडी करना है, मेनली वो ये स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होंगी। देखिए, मैट्रिसेस वैसे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, लेकिन हम वो मैट्रिसेस पढ़ेंगे जो हमारे क्लास 12th और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्यादा सुइटेबल होंगी और ज्यादा नेसेसरी होंगी। वो वाली मैट्रिसेस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला मैट्रिक्स यहां पर मैंने लिख रखा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, देखिए कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। आपने लास्ट टाइम देखा था जो मैट्रिक्सेस में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। एक बार मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं आपको जरा। सपोज ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें जो ये लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, these are known as rows, and this is row number 1, this is row number 2, this is row number 3, and these are the vertical lines which are known as columns. So this is column number 1, column number 2, and this is column number 3. Okay, तो ये रोज और कॉलम्स के बारे में लास्ट क्लास में आपको बताया गया। अब ये जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा, जिसमें से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला टाइप हम ले रहे हैं जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा जिसमें एक ही कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स है, सो इन कॉलम मैट्रिक्स देयर इज ओनली एंड ओनली वन कॉलम। आपको हमेशा याद रखना है, रोज शुड बी मोर देन 1। रोज जो हो सकती हैं, रोज कैन बी मोर देन 1, एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम सिर्फ एक ही रहेगा। जैसे यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देयर मस्ट बी ओनली 1 कॉलम, देयर मस्ट बी ओनली 1 कॉलम, केवल एक ही कॉलम यहां पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एज ए एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से कॉलम मैट्रिक्स को आप एग्जाम्पल होते हैं उसके। तो जब एक ही कॉलम होगा तो इस तरीके की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। देखो ये कॉलम मैट्रिक्स में मैं ऐसे भी बता दूं आपको, आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप देखिए एक ही कॉलम तो है, अब रो एक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो मेन फोकस है कॉलम एक होना चाहिए, वो कॉलम इसमें एक आ गया है। इसका ऑर्डर भी लिखते चलते हैं, 1 into 1 का ऑर्डर है क्योंकि 1 रो है और 1 कॉलम है। एक और एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं, ए बी, ये देखिए कॉलम एक ही है, रो इसमें 2 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 into 1 का ऑर्डर होगा। और देखिए एग्जांपल ए बी सी,
ऐसे भी लिख सकते हैं। आज भी देखें इस मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो इस मैट्रिक्स में 3 हो गई हैं, 3 हो गई हैं, लेकिन कॉलम बेटा एक ही है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, 3 into 1 का लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो नंबर आपका कितना भी हो सकता है, बट कॉलम नंबर मस्ट बी ओनली 1। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ए बी सी डी इस तरीके से। अब आप इसको देखिए, रोज तो इसमें आप काउंट करेंगे 4 मिल जाएंगे आपको, लेकिन कॉलम अगर आप देखने जाएंगे तो कॉलम एक ही मिलेगा आपको और एक कॉलम ये केवल है। और इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑर्डर को लिखते समय हम लोग नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। सो यू आर सीइंग दैट देयर आर 4 रोज एंड 1 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर विल बी 4 into 1। पर जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिखाए हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये पहले मैंने बताया कि ये वो चीज है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा था कि रोज और कॉलम्स किसको बोलते हैं, वो मैंने यहां पर करके दिखाया है। तो आप इसको चाहें तो अलग से आप इसको याद रखिएगा। जो मेन कॉलम मैट्रिक्स मेरे को यहां पर स्टडी करना था, वो कॉलम मैट्रिसेस के बारे में मैंने यहां बताया है। कॉलम हमेशा एक ही होगा, देखो कॉलम हमेशा एक ही होगा। रोज का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉलम हमेशा एक ही रहेगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, इसका जो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है, आप देखिए। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा इसका कुछ इस तरीके का होता है, ए आई जे एम इंटू एन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो m इंटू एन है, m इज द नंबर ऑफ रोज वेराज n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर हमारी जो कंडीशन है वो ये है, देयर मस्ट बी ओनली 1 कॉलम इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो कॉलम नंबर हमेशा एक होगा, m कुछ भी हो सकता है बट कॉलम एक ही होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वेयर m विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। m के लिए कोई कंडीशन नहीं है, m आपका कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए m को, तो वो नेचुरल नंबर हो सकता है। m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, और m की वैल्यू लेकिन हमेशा 1 ही आनी चाहिए। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एंड दिस इज रो मैट्रिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, जरा सा भी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। इसलिए अगर आपको जरा सा भी लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई बात कम समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जैसे कि लास्ट हमने टाइप जो देखा था, फर्स्ट टाइप जो देखा था, वो ये था कॉलम मैट्रिक्स है कि उस कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। रो नंबर आपका शुड मस्ट बी मोर देन 1, बट जो कॉलम का नंबर होगा वो केवल एक ही होना चाहिए। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन वेयर m शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। m की वैल्यू हमेशा एक होनी चाहिए। m की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। इसमें एक छोटी सी चीज मैं और आपको दिखा सकता हूं, आप देखिए, अगर इस जनरल रिप्रेजेंटेशन को आप ओपन करेंगे, ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन को। A1 1 कर सकते हैं, A2 1 कर सकते हैं। रो बदल गई ना, कॉलम तो 1 ही रखना है आपको। A3 1 कर सकते हैं, A4 1 कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिखते जा सकते हैं और ये जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो 4 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कॉलम हमेशा 1 ही रहेगा, रो का नंबर 1 2 3 4 होते जा सकता है। ये ऐसी मैट्रिक्स नीचे की तरफ बढ़ते चली जाएगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, रो मैट्रिक्स। अभी क्योंकि अभी आपने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा है, तो ऐसा मुझे लगता है कि जो कॉलम मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से,
तो रो मैट्रिक्स आपको समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। रो मैट्रिक्स जैसे कॉलम मैट्रिक्स में मैंने बोला देयर मस्ट बी ओनली वन कॉलम, तो यहां पर जो रो मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली एंड ओनली वन रो। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस और दैट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस आर दैट मैट्रिसेस in which there are only and only there are only and only one row, जिसमें केवल और केवल एक ही रो होती है। ठीक है, तो जैसे कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता था, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो हुआ करेगी। अब इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको, आप देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में जैसे कि मैंने बोला केवल एक रो मुझे चाहिए बस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप देखिए इसमें एक ही रो है। अब बाई चांस की बात है कि कॉलम भी एक ही है, लेकिन हमारा मेन फोकस तो रो पे है, तो रो एक है ना, तो बस ले सकते हैं। इसका अगर ऑर्डर लिखने जाएंगे तो वी विल राइट इट्स ऑर्डर एज 1 into 1। ओके, एक तो ये एग्जाम्पल इसका बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और आप दिखा सकते हैं हम आपको, आप देखिए एक एग्जाम्पल ये हो गया। रो नंबर देखेंगे तो एक ही मिलेगा आपको, कॉलम एक से ज्यादा है इसमें, कॉलम्स आर मोर देन वन बट रो इज ओनली एंड ओनली वन, और इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 1 into 2। नंबर ऑफ रोज आर 1 whereas number of columns are 2। और देखिए एग्जाम्पल A, B, C। Now again you can see that here the next matrix is have the row 1 but columns 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 into 3 का ऑर्डर आ जाएगा। और देखिए, और मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि A, B, C, D, ये भी देखिए एक मैट्रिक्स है, रो एक ही है, कॉलम एक से ज्यादा है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्योंकि फर्स्ट 1 रो है और 4 कॉलम है, तो 1 into 4 का इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रो एक ही रखना है, कॉलम आप बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा बन सकता है। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, आप देखिए बेटा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि AIJ M into N। यहां पर M की वैल्यू, अब देखो जो ये नंबर ऑफ रोज है ये सबका 1 ही होना चाहिए। Where नंबर ऑफ रोज मीन्स M शुड बी ओनली एंड ओनली 1, एक से ज्यादा रोज नहीं चाहिए मुझे। रही बात n की कि n कितना होना चाहिए, तो n होगा वो किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, आपका किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये इस तरीके से नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स हो गई। तो अभी तक 2 टाइप्स की मैट्रिक्सेस हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स और अभी एक रो मैट्रिक्स पढ़ा। इसका जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, आप इसको ओपन करने जाएंगे ना, अगर मैं इसको भी दिखाता हूं आपको ओपन करके कि अगर इसको ओपन करने जाएंगे तो किस तरीके से नंबर्स यहां लिखे जाएंगे। जैसे आप देखो रो नंबर हमेशा 1 ही रखना है, कॉलम नंबर आप चेंज कर सकते हो, कोई नेचुरल नंबर। तो ये 1 1 लिख सकते हैं, यहां 1 2 हो सकता है, ये 1 3 हो सकता है, ये 1 4 हो सकता है। इस तरीके से हम और आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने 1 4 तक लिखा है और आगे जा सकते हैं। देखो रो नंबर हमेशा 1 है, कॉलम चेंज हो रहा है। इसका जैसे ये जो मैंने अभी फिलहाल लिख दिया, इसका तो ऑर्डर होगा 1 into 4 का। रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर इस पे 4 है। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। एक बार फिर से, रो मैट्रिसेस आर दैट मैट्रिसेस इन विच देयर आर ओनली एंड ओनली 1 रो। Examples, these are the examples of the row matrix. General representation, this is the general representation in which n should be equal to always 1, where n should be any natural number. This is the
जनरल रिप्रेजेंटेशन की कैसे आप, मैंने 1:4 का दिखाया रो मैट्रिक्स आपको, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता तो प्लीज जरूर बताइएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए कि किस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है। देखिए मैंने पहले भी बोला आपको कि देयर आर अ लॉट ऑफ मैट्रिसेस, बहुत तरीके की मैट्रिसेस होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उन मैट्रिसेस का बेटा जिक्र करेंगे जो मैट्रिसेस हमारे क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम से ज्यादा, उसके व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, उनको हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है जिसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। द थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से नाम से ही बेटा थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितनी उसमें रो होंगी उतने ही उसमें कॉलम होंगे। अगर 1 रो है तो 1 कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज अगर 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे, नंबर ऑफ रोज अगर 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होंगे, नंबर ऑफ रोज अगर 4 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 होंगे। बस इतना होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिसेस आर दैट मैट्रिसेस इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो लेट अस राइट हियर, square matrices are that matrices, square matrices are that matrices, और those matrices आप कुछ भी लिख सकते हैं, और those matrices in which number of rows are equal to the number of columns. Are equal to the number of columns. ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आपको हमेशा याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स में, इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये चीज उस पर आनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाता हूं, आप देखिए। एक एग्जाम्पल तो मैं यही आपको दिखा सकता हूं क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो ऑर्डर होगा वो 1:1 का ऑर्डर होगा। 1:1 का ऑर्डर है, मतलब एक रो है और एक ही इसके पास कॉलम है, तो जितने रोज हैं उतना ही नंबर ऑफ इसमें कॉलम्स हैं। और देखिए सेकंड एग्जाम्पल आप ऐसे बना सकते हैं, A, B, C और D। ये देखिए इसका अगर मैं ऑर्डर लिखने जाऊंगा तो इसमें आप देख रहे हैं 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर मैं लिखूंगा 2:2। ओके, देयर आर नंबर ऑफ रोज और 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। और भी अगर आप देखना चाहें तो और भी मैं यहां पर बता सकता हूं, 1 A B C D E F G H I। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप काउंट करेंगे देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स ऑल्सो, सो इट्स ऑर्डर विल बी 3:3। Similarly, if we want to write a matrix of order 4:4, then it will be like this: A B C D E F G H I J K L M N O and P. Now you are seeing that in this matrix there are 4 rows and there are 4 columns. So its order will be 4:4. And in this matrix the number of rows are equal to number of columns. जितनी रोज हैं उतनी ही कॉलम्स हैं बेटा, इसलिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जितनी भी मैट्रिसेस यहां पर आपको एग्जांपल पे लिखी गई हैं, they all are square matrix because in these are matrices there are
नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, एंड अगर आप देखना चाहते हैं व्हाट आर द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. उसके लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं. देखिए, कोई भी सिंबल दे देता हूं मैं इसको, ए आई जे. इस ए आई जे में आप देखेंगे m इंटू n इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वेयर m शुड बी इक्वल टू n. जितना m होगा उतना ही n होगा. ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का. अगर इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मैं एक मैट्रिक्स उसकी बना के दिखाता हूं आपको. यहां पर अगर लिखेंगे A11, यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. यहां पर ये सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है तो 2 1. यहां पर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो 2 2. ऐसे ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, तो ये होता है बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं. हाँ, एक छोटी सी चीज इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगा. स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे आपकी 1 इंटू 1 ऑर्डर की है, तो इसका ऑर्डर बताते समय हम फिर 1 इंटू 1 नहीं बताते. हम इसको ऐसे बोल देते हैं दैट दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. इसको बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज इट इज क्लियर कि इसमें जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है, तो मुझे 2 इंटू 2 बोलने की जरूरत नहीं है. इसमें मुझे 3 इंटू 3 बोलने की जरूरत नहीं है. सिंपली वी कैन से दैट दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ओके, इसमें हमको 4 इंटू 4 बोलने की देयर इज नो नीड टू टेल अबाउट द ऑर्डर दैट इट इज 4 इंटू 4. वी कैन सिंपली से दैट दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. मैं इसको सेपरेटली आपको लिख के दिखा देता हूं. जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें केवल ऐसा लिखा हुआ है 1 इंटू 1. देन वी कैन सिंपली से दैट दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऐसे आप बोल सकते हो. हाँ, एक छोटी सी चीज और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा. ऑर्डर 1 का ये मैट्रिक्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग करते हैं. तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, हाँ ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिर बताऊंगा मैं आपको कि क्या उसका रहेगा रिप्रेजेंटेशन. यहां पर और देखिए, जो दूसरा हमने बनाया था इस तरह से 2 इंटू 2 का, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, A B C और ये D. इसका ऑर्डर आप देखेंगे 2 इंटू 2. आप इसको बोल सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ना पीछे करता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, इसको आप बोल सकते हैं दैट दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ये ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. उसके लिए आपको 2 इंटू 2 या 1 इंटू 1 जो जरूरत नहीं है कहने की. आप और भी देखिए, A B C D E F G H I, ऐसे. इसका ऑर्डर आप देखोगे 3 इंटू 3 का मिलेगा आपको. 3 इंटू 3 का ऑर्डर मिलेगा. और इसको हम किस तरह से बोल दिया करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो अगर आप चाहें तो आप इनको इस तरीके से बोल सकते हैं, या कोई अगर टीचर बोलते हैं या कोई भी बोलता है दैट दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, then you should understand that we are talking about a square matrix which has the order 3 into 3. ओके, बस इतना सा इसका मीनिंग है. तो ये बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए. यहां मैंने लिख दिए हैं, देख लीजिए, ये चीज मैंने लिख दिया है. तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है,
जनरल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया, एग्जाम्पल्स भी बता दिए, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 के भी बता दिए, 4 into 4 का भी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी बताया, ये भी बताया, और आप इसको पढ़ेंगे कैसे ये भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सो नाउ आई होप कि आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आपको कुछ और चीजें बताई जाएं। थोड़ा सा इसको मैं क्रॉप कर देता हूं और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो कि डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड होंगी और आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, देखिए यहां पर आप देखिए, मैं आपको किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपको यह याद रखना है कि द एलिमेंट्स ऑफ टाइप, द एलिमेंट्स ऑफ टाइप A11, A22, A33, A44, इस टाइप का एड्रेस जिन एलिमेंट्स का होगा उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, और इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होंगे वो सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोले जाएंगे। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके बनेंगे, इनको क्या बोला जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स, ये बहुत याद रखिएगा कि ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, देखिए इनके अलावा अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, all elements of matrix, all elements of matrix are known as, all elements of matrix are known as non-diagonal elements, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए मैंने क्या लिखा आपको, द एलिमेंट्स ऑफ टाइप A11, A22, A33 जिनमें रो और कॉलम सेम सेम रहा करेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो। एंड अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ऑल द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, ओह आई एम सॉरी मैंने 2 बार इसको लिख दिया है, चलिए इसको हटा देते हैं एक बार। all elements of matrix are known as non-diagonal elements। ठीक है, अब मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूं, एग्जांपल लेकर के कि कौन से एलिमेंट्स होंगे जो कि डायगोनल एलिमेंट्स में आते हैं। देखिए जैसे अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स यहां पर बनाऊंगा, सपोज मैंने एक ये मैट्रिक्स यहां पर बनाई A B C D E F G H I J K L, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, M N O और ये P। ठीक है, ये ऐसे मैंने बनाया, ये 4 into 4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, A11, A22, A33, ये वाले एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एड्रेस आप देखेंगे,
ये A11, A22, ये A11 है, ये A22, A33, A44, ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे ये डायगोनल एलिमेंट हैं। आप कहोगे कि अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल तो ये भी होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट से हमारा मतलब है वो एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। आप ये वाले लोगे तो इनका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा। जैसे आप अगर इसको लेते हैं तो इसका ऑर्डर आएगा A14, इसका ऑर्डर आएगा। तो आप देखिए इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है। इसका अगर लेते हैं तो आप A23 आएगा, इसका भी ऑर्डर, इसका भी रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, A11, A22, A33, A44, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स माने जाएंगे। और इसके अलावा मैट्रिक्स में बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब एलिमेंट्स आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आई बात आपको। ओके, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट में ये आएगा, ये होगा, ये सारे एलिमेंट बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट में आ जाएंगे। ठीक, तो आई होप कि डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोला जाएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोले जाएंगे ये अब अभी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप आगे का पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, कैसा, पहली बात तो ये ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब 0 होने चाहिए। तो देखो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, मैं डिफाइन करता हूं। A diagonal matrix is a matrix diagonal matrix is a matrix diagonal matrix is a matrix in which diagonal matrix is a matrix in which all non-diagonal elements all non-diagonal elements should be 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, मैंने अभी डायगोनल और नॉन डायगोनल की बातें देखो क्लियर की आपको। तो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, कौन कौन से थे नॉन डायगोनल, जैसे अगर इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है, लाइक A12, A13, A14। इसमें आप देखेंगे सेकेंड रो में A21, ये A23, A24, इसके बाद A31, A32, A34 और यहां पर A41, A42, A43। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहां लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स बेटा कैसे एलिमेंट हैं, सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जरा, कि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स में ये ले लेता हूं जैसे कि A, B, C और D, ये मैंने मैट्रिक्स लिया, लेकिन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है पर डायगोनल नहीं है। डायगोनल के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जैसे ये है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जैसे ये तो डायगोनल एलिमेंट है, तो इनको 0 होना चाहिए। तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर 0 करके लिख देते हैं, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 2 into 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया है, क्योंकि इसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। और देखिए 3 into 3 का मैं आपको दिखाता हूं, A 0 0 0 B 0 0 0 C। आप फिर से देख सकते हैं, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बट इन दिस मैट्रिक्स ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0।
एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हमको छोड़ करके बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे कैसे हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। तो इस तरीके की ये मैट्रिक्स होगी। हाँ, इसमें इस नंबर क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आता है, बी आता है, सी आता है, 1 2 3 10 15 कुछ भी आता है, इट डजंट मैटर। बस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसका जो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा इसका किस तरीके का होगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होगा, ए आई जे एम इंटू एम। आप एम इंटू एम लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, या आप इसको एम इंटू एन ही लिख दीजिए, वेयर एम शुड बी इक्वल टू एन। और ये जो अंदर के एलिमेंट है ए आई जे, इसके बारे में भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। जैसे ए आई जे जैसे आपका होना चाहिए, तो ए आई जे की दो वैल्यूज हो सकती हैं। ए आई जे जीरो भी हो सकता है और ए आई जे जीरो नहीं भी हो सकता है। इसमें ए आई जे जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप देखिए थोड़ा सा। ए आई जे जीरो होगा, कब जीरो होगा आप देखें, जब ये आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए तो जीरो है, तो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। जीरो के इक्वल नहीं है कब, जब आई और जे आपस में इक्वल है। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो फिर से देखो, यहां पर ये 1 1 है तो जीरो नहीं है, 1 1 है जीरो नहीं, मतलब आई और जे जब इक्वल है तो ये जीरो नहीं है। 2 2 है जीरो नहीं है, आई और जे इक्वल है जीरो नहीं है। 3 3 है तो जीरो नहीं है, मतलब आई और जे इक्वल है तो जीरो नहीं है। और जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां सब जगह का एलिमेंट कैसा है, जीरो एलिमेंट है। ओके, तो आई होप कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है अभी ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया। मैं फिर भी बार बार आपसे बोलते रहता हूं, अगर आपको जरा सा भी लगता है कि कोई चीज कम समझ में, तो प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ पूछते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टाइप 5 नंबर पे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट देयर आर सम स्पेशल कंडीशन जो कि उससे स्केलर मैट्रिक्स बनाती हैं। क्या वो स्पेशल कंडीशन है जो उससे स्केलर मैट्रिक्स बना देती है डायगोनल मैट्रिक्स को? तो स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वहां पर जो नंबर होगा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सारी जगहों पर सेम कांस्टेंट नंबर आना चाहिए उसको। जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा हुआ था तो मैंने यहां ए डी लिख दिया, फिर ए बी सी लिख दिया, सब अलग अलग लिख दिया। कांस्टेंट नंबर, सेम कांस्टेंट नंबर, सब जगहों पर सेम नंबर चाहिए मुझे। तो कैसे लिख सकते हैं? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सम स्केलर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं स्केलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स is that matrix, scalar matrix is that matrix in which, scalar matrix is that matrix in which all the diagonal elements, all the diagonal elements all the diagonal elements are equal to some same scalar। एक ही स्केलर के इक्वल होने चाहिए। कोई भी
हो लेकिन वो सेम स्केलर होना चाहिए उसको। स्केलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सम सेम स्केलर एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑल, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ये मैंने लिख ही दिया हुआ। स्केलर मैट्रिक्स इज दैट, इसमें थोड़ा सा दैट मैट्रिक्स इन विच, चलिए अच्छा, एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो सब जीरो के इक्वल होने चाहिए। ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स should be equal to 0। देखिए फिर से देखिए मैंने क्या लिखा है। स्केलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सम सेम स्केलर। सेम स्केलर तीनों जगहों पर, चारों जगहों पर, दोनों जगहों पर होना चाहिए। एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं A0 0A 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। आप देखें दोनों जगहों पर सेम नंबर है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहां पर देखो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं थे पर अलग अलग हो सकते थे, यहां पर सब सेम होना चाहिए। और देखिए दूसरा, यहां पर वह A0 0 0A0 0 0A ये इस तरीके से, तो ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है और ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसका अगर कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछता है कि स्केलर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आपको मैं बता देता हूं कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होगा, AIJ M into N। तो पहली चीज तो क्या होना चाहिए इसमें, M शुड बी इक्वल टू N, M और N आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर जो AIJ है इसकी वैल्यू या तो 0 होगी और या तो इसकी वैल्यू किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी, किसी स्केलर नंबर के इक्वल हो सकती है। ये 0 कब होगा, 0 तब होगा जब I और J इक्वल नहीं होंगे। ये कांस्टेंट कब होगा, जब I और J आपस में इक्वल होंगे। आप देखें यहाँ 1 1 2 2 3 3 है, I और J इक्वल है तो ये कांस्टेंट के इक्वल है। और जहां पर I और J इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट कैसे कर दिए हमने, 0 कर दिए। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका किसका, स्केलर मैट्रिक्स का। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ करेगा बेटा जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, पूरा का पूरा वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। बस डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे सेम एलिमेंट यूज किए जाएंगे, ठीक है। नाउ आई होप कि क्लियर है आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इसकी कैलकुलेशन पर्पस के लिए भी और एग्जामिनेशन पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। देखिए तो मैं आपको बताता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स होता है। अभी अभी आपने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। बस फर्क कितना होता है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स 1 के इक्वल होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are equal to 1 only, 1 only, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं that identity matrix is that scalar matrix। देखिए पूरा सब कुछ इसी में मैंने छुपा दिया, स्केलर बोल दिया, अभी पीछे की सारी बातें इसी में आ जाएंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट स्केलर मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements
in which all the diagonal elements all the diagonal elements should be equal to only 1। ये देखिए कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब बेटा 1 के इक्वल होते हैं, 1 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आते हैं जरा। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, पहले मैं आपको ऐसे दिखाता हूं 1 0 0 1। आप देखिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 यहां पर लिखे हुए हैं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, 3 into 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स देखो कैसे हैं 1 है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स देखो कैसे हैं 1 है। हाँ, एक छोटी सी चीज और कि क्योंकि ये यूनिक मैट्रिसेस होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल भी बनाया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज किया करेंगे आप। मैं यहां पर उसको भी लिख देता हूं, देखिएगा। अगर मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर की है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारा ऑर्डर होगा, मतलब तरीका होगा I2। I2 represents the identity matrix of order 2. Again, let us see here that I2 represents the identity matrix of order 2. Okay, and I3, this can be represented as I3. I3 means identity matrix of order 3. I3 means identity matrix of order 3. Identity matrix of order 3. Of order 3. 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज ये कि जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरीके का हो सकता है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। What will be its general representation? जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होना चाहिए, जैसे ये मैं लिख रहा हूं AIJ, here M into N, this is the order. So very first M should be equal to N because it must be a square matrix. Okay, और IJ की जहां बात है तो AIJ की वैल्यू 1 भी हो सकती है और AIJ की वैल्यू 0 भी हो सकती है। AIJ की वैल्यू 1 आएगी वेयर I इज इक्वल टू J होगा। AIJ की वैल्यू 0 आएगी जब I की वैल्यू J के इक्वल नहीं होगी। तो ये छोटी सी चीजें आपको याद रखना है। जनरल रिप्रेजेंटेशन है एज अ मैथ्स स्टूडेंट, अगर आप डीपली मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं तो ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी तो आपको पता ही होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में बढ़ते जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पर आते जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस कम कर दिए जाएंगे पूछने, बेसिक नॉलेज आपको बहुत होगा। जितना ज्यादा बेसिक नॉलेज होगा उतना आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए, इस तरीके से उसको हम लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी मैंने बताया कि I2 I3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, 7th टाइप की मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आप देख सकते हैं क्या होती है। देखिए नाम से भी बेटा काफी कुछ क्लियर है जीरो मैट्रिक्स के बारे में, कि जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स, ना डायगोनल ना नॉन डायगोनल, हमें कोई मतलब नहीं है, जिसके सारे एलिमेंट बस जीरो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं जीरो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच, जीरो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स
in which zero matrix is that matrix in which all the elements are equal to zero. All the elements are equal to zero. मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट ही जीरो के इक्वल हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट उसके जीरो हो जाए. हाँ, एक छोटी सी चीज और यहां पर जोड़ना चाहेंगे. जीरो मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा दैट स्क्वायर मैट्रिक्स. तो जीरो मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो. अब जैसे कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप? सारे के सारे एलिमेंट जीरो ही लिखनी है बेटा आपको. जीरो 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 जीरो. दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. एक चीज मैं और बताऊं, जो ये जीरो मैट्रिक्स है ना, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूं. इसको कौन सा लेना चाहिए? इसको हम ना नल मैट्रिक्स भी कहते हैं. आप याद रखिएगा, जीरो मैट्रिक्स तो आप बोल ही रहे हैं, साथ साथ इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया नल मैट्रिक्स का. एक एग्जांपल और देख लीजिए. जीरो 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 जीरो. दिस इज अगेन अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. 3 into 3. ठीक है. एक चीज और, जो नल मैट्रिक्स होगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई O. नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई O. आपको याद रखना है कि जो नल मैट्रिक्स होगा उसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे. ये चीज आपको थोड़ा सा जरूर याद रखनी है. ठीक है. सो आई होप कि ये नल मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गई होगी. इसके बाद बेटा देखिए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. हाँ, हमने जितने भी मैट्रिक्स के टाइप थे जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा जरूरी थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने सारे क्लियर कर दिए. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कोई डाउट है, तो आप जरूर बताइएगा मुझे. एक छोटी सी चीज और आज के आर्टिकल में हमारे आ रही है, जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ये एक बड़ी अच्छी चीज है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगी? देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये एक आपका तरीका होगा जिससे दो मैट्रिसेस को आपस में आप इक्वल कर सकते हैं. बट उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहले वो बताएंगे, और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का बेनिफिट क्या है वो आपको बताएंगे. देखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है दो मैट्रिसेस को एक दूसरे के इक्वल होना. तो जो दो मैट्रिसेस होंगी वो एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन मुझे चाहिए. वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? देखिए, टू मैट्रिसेस may be equal to each other. Two matrices may be equal to each other if. देखिए, ये if का मतलब होता है if and only if. if and only if. ये जो if मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है if and only if. ये तो मैं अभी लिख के दिखा दूंगा, यहां लिख देता हूं मैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IFF? इफ मीन्स इफ एंड ओनली इफ. ठीक है. टू मैट्रिसेस मे बी इक्वल टू ईच अदर इफ. दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं. ये अगर क्या होना चाहिए? नंबर वन देयर ऑर्डर शुड बी सेम. उनके ऑर्डर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. अगर पहली मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर की है तो दूसरी भी 2 into 2 ऑर्डर की होनी चाहिए.
पहली अगर 2 into 3 की है तो दूसरी भी 2 into 3 की होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा जरूरी नहीं है मुझे, पर उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए दोनों के। सो देयर ऑर्डर शुड बी सेम, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, जरूर बराबर होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल। आप इक्वल लिख सकते हैं, आप सेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए? दूसरी कंडीशन ये है बेटा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स must be equal to each other. Their corresponding elements, their corresponding elements must be equal to each other. उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होने चाहिए। सो दीज आर द टू कंडीशंस कि अगर ये कंडीशन दो मैट्रिसेस आपस में फॉलो करती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर ये दो कंडीशंस आपके दो मैट्रिसेस फॉलो नहीं कर रही हैं तो हम कह नहीं सकेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं, वो दोनों इक्वल नहीं हो सकती हैं। अब थोड़ा देखिएगा क्या मीनिंग है, जैसे कि एग्जाम्पल्स लेकर मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे कि इसको मैंने लिया ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी सी डी। अब आप इसको देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2 into 2 का। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर भी 2 into 2। तो सबसे पहले तो हमने क्या चेक किया कि दोनों के ऑर्डर सेम है कि नहीं सेम है। तो हमने देखा कि दोनों के ऑर्डर आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। अगर दोनों के ऑर्डर आपस में इक्वल है तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो सकती हैं। लेकिन अब ये कंडीशन और चेक करनी है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है? मतलब अगर इसका ये वाला एलिमेंट है तो इसका ये वाला एलिमेंट ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये इसके करस्पॉन्डिंग है। सेम एड्रेस का एलिमेंट, उनको आपस में इक्वल होना चाहिए। तो आप देखें ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, सी के इक्वल है, डी के इक्वल है, तो उनके एक तो दोनों चीजें यहां पर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का बेनिफिट क्या होगा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का ये फायदा होगा कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे आपको दे दिया गया, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, आपको दे दिया गया कि टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू, कुछ भी दे दिया गया आपको, ए बी सी डी ऐसे बोल दिया गया, और दूसरी मैट्रिक्स आपको बी की वैल्यू दे दी 1 2 3 4 और कहा गया आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और इक्वल टू ईच अदर, देन फाइंड ए बी सी एंड डी। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर, दो मैट्रिसेस ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ए बी सी डी की वैल्यूज आप फाइंड आउट करिए। सो इट्स वेरी इजी। What will be its solution? Its solution will be like this, that according to our question we are given that A is equal to B. The matrix A is A, B, C and D. And the matrix B is 1, 2, 3 and 4. And according to our question, it is given to us that they are equal to each other. And if two matrices are equal to each other, then we should very first we should check that whether the order of the two matrices are equal to each other or not. आप देखिए इसका ऑर्डर 2 into 2 का, इसका ऑर्डर 2 into 2 का इक्वल है, और वैसे भी उन्होंने खुद ही बोल दिया है ना इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है,
आपको बस कर ही देना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। जैसे ए को 1 के इक्वल कर देना है, बी को 2 के इक्वल कर देना है, सी को 3 के इक्वल कर देना है, डी को 4 के इक्वल कर देना है। सो ए विल बी इक्वल टू 1, बी विल बी इक्वल टू 2, सी विल बी इक्वल टू 3 एंड फाइनली डी विल बी इक्वल टू 4। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ कांस्टेंट्स दिए होंगे, उनकी वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये हो गया इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो वैसे जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 था, 3.1 एक्सरसाइज के लिए जितना इंट्रोडक्शन जरूरी था वो मैंने पूरा आपको बता दिया है डिटेल में। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो अपने आप से, तो बेशक आई वेलकम्स योर क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मुझसे पूछते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ पूछेंगे। जरा सा भी डाउट होता है आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो ये 3.1 का जो इंट्रोडक्शन था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और उससे पहले हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। आप भी प्रैक्टिस करिए, इनको देखिए, आप इंट्रोडक्शन को देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जब हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे तो हर चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आती जाएगी। ओके, सो चलते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।